हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम दूसरा पार्ट देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद क्या है। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, अर्थात अपने देश के प्रति प्रेम करना। राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आगे हम जानेंगे। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे देश में उस समय जब अंग्रेज़ शासन कर रहे थे तो हमारे देश की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। किससे? अंग्रेज़ों से। तो सबसे पहले विश्व में एक ऐसी घटना घटती है जिसके वजह से भारत भी उस चपेट में आ जाता है। तो सबसे पहले एक घटना घटती है 1914 से 1918 के बीच एक घटना घटती, अर्थात 1914 और 1918 के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध का मतलब होता है कई देश भाग लिए, और इसमें मुख्य रूप से कुछ देश थे जिसमें एक तरफ जर्मनी और एक तरफ अमेरिका, ये मुख्य रूप से थे। बाकी इन देशों के साथ इंग्लैंड था। कई देश ऐसे थे जो इन देशों के समूह में थे और कई देश ऐसे थे जो इसके साथ थे, जिससे फ्रांस भी था। तो जब और हमारे देश में जो शासन कर रहे थे वो इंग्लैंड के थे, अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से कुछ युद्ध पोत है, बारूद है, कुछ हथियार खरीदे अमेरिका से। तो हथियार खरीदने के लिए क्या चाहिए उनको? पैसा। तो अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के ऊपर मतलब कि जो पैसा उनको अपने देश से उगाहना चाहिए, अपने देश से ना उगाह करके वो भारत के लोगों के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिए और कह दिए कि ऐसा है कि आप लोग जो है हमें टैक्स ज्यादा दीजिए, अर्थात टैक्स बढ़ा दिए। पहला काम, इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया। जबरदस्ती सैनिकों को भरने लगे अपने सैनिक में, सैनिकों को जबरदस्ती करने लगे। जबरदस्ती, सैनिकों से जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती कहा गया कि ऐसा है कि आप लोग अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो जाइए, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेजों की बातों को कुछ लोग हमारे देश के ना माने। क्यों ना माने? क्योंकि वो जबरदस्ती कह रहे थे। क्योंकि मानना था कि जो कारतूस हम लोग उससे दांत से निकाल के फोड़ते हैं, बंदूक में या हथियार में डालते हैं, उसमें गाय की चर्बी लगी। तो हमारे देश वाले लोग हिंदू थे, ज्यादातर अधिकतर हिंदू थे। तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के सैनिक में नहीं भर्ती होंगे, नहीं सम्मिलित होंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो अंग्रेज हमारे देश के लोगों के ऊपर हावी हो गए और अत्याचार करना शुरू कर दिए। इसी बीच हमारे देश
कि एक महान पुरुष महात्मा गांधी जी आते हैं। सन 1915 में गांधी जी आते हैं भारत। गांधी जी का आगमन कब होता है? सन 1915 में भारत। अच्छा, गांधी जी थे कहाँ? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। काहे की पढ़ाई पढ़ने? बैरिस्टर अर्थात वकालत करने गए थे। और 1915 में भारत आते हैं। जब 1915 में भारत आते हैं तो देखते हैं कि भारत की जो दशा है, दुर्दशा है, वो बहुत खराब है। तो वो कहते हैं, वो देखते हैं कि हमारे देश में लोग उग्र हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों द्वारा उनको काबू कर लिया जाता है। तो गांधी जी जब आते हैं 1915 में, तो 1915 में उनके गुरु मिलते हैं। वो गुरु से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु उनके कहते हैं कि हमें आंदोलन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने वो आए यहाँ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। तो हम अब सत्याग्रह आंदोलन देखेंगे। तो सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं? सत्याग्रह आंदोलन। बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो सबसे पहले भारत में कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? सत्याग्रह। 15 में आए थे और एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, अर्थात 1916 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का रास्ता, अर्थात हमें अंग्रेजों से सत्य के रास्ते पर चलकर ही लड़ाई लड़ना, अर्थात सच का रास्ता, सच का रास्ता, अर्थात हमें सत्य के मार्ग पर चल के ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है। तो जब गांधी जी आते हैं तो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह के उसमें वो 3 आंदोलन करते हैं। पहला सत्याग्रह आंदोलन जो करते हैं वो करते हैं चंपारण, बिहार में। चंपारण में करते हैं 1916 में। और ये चंपारण इस समय है कहाँ? तो ये है बिहार में, बिहार राज्य में। दूसरा आंदोलन करते हैं खेड़ा 1917 में, और ये इस समय कहाँ है? गुजरात में। और तीसरा आंदोलन वो करते हैं अहमदाबाद, 1918 में, जो इस समय गुजरात में है। ये अर्थात जब गांधी जी आते हैं तो सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। और सत्याग्रह 3 करते हैं, पहला चंपारण, और दूसरा खेड़ा, और तीसरा अहमदाबाद। अच्छा, चंपारण बिहार में गांधी जी कैसे गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके 2-3 साथियों के साथ गांधी जी कहाँ जाते हैं? बिहार। बिहार में क्या होता है, यहाँ के लोगों को अंग्रेज कहते हैं कि आपको नील की खेती करना है, अपने अपने जमीनों पे, अपने अपने खेतों पर नील की खेती करना है। और नील की खेती किसान नहीं करते थे, इसलिए नील जो हम लोग कपड़े में यूज करते हैं, कपड़े में चढ़ाते हैं, उसकी खेती अंग्रेज जबरन किसानों से करवा रहे थे।
किसान इसकी खेती कर क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जब नील की खेती हम किसी खेत में करते हैं तो उसकी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है धीरे धीरे, अर्थात बंजर हो जाती है। तो किसान ये कहते थे कि यदि हम नील की खेती करेंगे तो हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, धीरे धीरे हम लोग खेती करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि खेत भी हमारे नहीं बचेंगे, सब बंजर हो जाएगा। तो गांधी जी यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाते हैं और यहाँ मजदूरों, अंग्रेजों द्वारा कहा जाता है मजदूरों को कि आप नील की खेती करिए। मजदूरों को नील की खेती करने के लिए कहा जाता है। जबरदस्ती कहा जाता है कि आपको नील की खेती करना ही है। जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी ने कहा था सत्य का रास्ता। गांधी जी गए वहां, अंग्रेजों के बीच में बैठे और अंग्रेजों से वार्तालाप हुआ। अंग्रेजों ने कहा, गांधी जी ने कहा कि हमें इससे हमारे जमीन को नुकसान है, इसलिए हम इसकी खेती नहीं कर सकते। और अंग्रेज गांधी जी की बात को मान लेते हैं, क्योंकि गांधी जी पूरी एक टीम के साथ गए थे और बहुत लोग आ गए थे। तो एक तरह कहा जाए कि अंग्रेज क्या हुए थे, डर गए थे। डरने की वजह से गांधी जी की बात को मानना पड़ा। नील की खेती फिर मजदूर किसान लोग नील की खेती करना नहीं बंद कर दिए। इसके बाद गांधी जी 16 के बाद 17 में जाते हैं खेड़ा। खेड़ा गुजरात में है। खेड़ा के मजदूरों की प्रॉब्लम यह थी कि जब अंग्रेजों को हथियार खरीदने के लिए पैसा ज्यादा लगाना पड़ा तो वो वहां के किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने वहां के किसानों को कहा कि आप जो है हमें एक्स्ट्रा टैक्स दे। और उसी समय एक बीमारी आ गई थी, प्लेग नामक की। तो प्लेग नामक की बीमारी आने की वजह से फसल नष्ट हो गई थी। चूहों की बीमारी थी, फसल नष्ट हो गई थी। जब फसल नष्ट हो गई थी तो किसान कहां से टैक्स दे? भाई उनकी फसलें नष्ट हो गई, अब टैक्स कहां से दे? तो उन्हें भी आंदोलन करना पड़ा। अंत में गांधी जी जाते हैं और अपने कई लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं अंग्रेजों से, और अंत में बात को अंग्रेजों को मानना पड़ता है और टैक्स नहीं लेते, टैक्स फ्री कर देते हैं किसानों की। इसके बाद गांधी जी वहीं गुजरात में एक आंदोलन और चल रहा था जो सूती कपड़ों की मिल के मजदूर कर रहे थे। कब? 1918 में गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं, वहां के मजदूरों की प्रॉब्लम को जानते हैं। वहां के मजदूरों की प्रॉब्लम ये थी कि जो कपड़ा मिल में काम करते थे, उनको वेतन कम दे रही थी सरकार। अंग्रेजी सरकार उनको वेतन कम दे रही थी। तो जब कम दे रही थी तो उनका खर्च नहीं चल रहा था। तो वो कह रहे थे कि हमारा जो वेतन है वो 50% बढ़ाया जाए, हमारा जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। तो इसकी वजह से अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, मजदूर मनाने के लिए तैयार, मतलब मना रहे थे, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तो गांधी जी 1918 ईस्वी में जाते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मजदूरों की समस्याओं को सुनकर अंग्रेजों को अंग्रेजों के सामने रखते हैं, और अंग्रेज अंत में वो बात मान जाते हैं। तो उस समय गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1916 में किया,
15 में गांधी जी कहां से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है आते हैं। और गए कब थे गांधी जी? 1893 में। कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका। काहे की पढ़ाई पढ़ने गए थे? बैरिस्टर अर्थात वकालत। तो ये हमारा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला आंदोलन गांधी जी चंपारण में, दूसरा खेड़ा में और तीसरा अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया गया है। बोर्ड पेपर में इसका वर्णन करने के लिए आता है, आएगा बोर्ड पेपर में कि सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रथम आंदोलन का वर्णन करें। रोलेट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आता है। एक्ट का मतलब होता है नियम, कानून। इस नियम में क्या था? तो रोलेट एक्ट में था कि कोई भी भारतीय एक दो से अधिक यदि एक जगह इकट्ठा हो तो बिना उनके पूछे और बिना उनके बताए सीधे उनको जेल कर दिया जाता था और 2 वर्ष तक किसी तरह की कोई सुनाई नहीं होती थी। अर्थात 2 वर्ष तक किसी तरह की कोई सुनाई नहीं होगी, डायरेक्ट वो 2 वर्ष तक जेल में रहेंगे। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने 3 सफल आंदोलन कर लिए थे लोगों को इकट्ठा करके। जब 3 सफल आंदोलन गांधी जी ने किया तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि यार इनके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये हर बात को मनवा लेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों को मजबूरन इस देश को छोड़ना पड़ेगा। अब रोलेट एक्ट आता है 1919 में और इसके तहत हमारे देश के कई बेगुनाहों को जेल में डाला जाता है। और सबसे पहले अंग्रेज के जो नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे सियाउद्दीन किचलू को जेल में डाला जाता है। सबसे पहले जो नेता थे सियाउद्दीन किचलू, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो उनके खिलाफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। कांग्रेस ये कहता है, हमारे देश की जनता ये कहती है कि इस तरह नहीं होगा कि हम 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी सैनिक आए और उठा के हमें जो है जेल में बंद कर दे बिना कुछ बताए। तो हमारे देश की जनता ने कहा कि हम लोगों को एक ऐसी जगह चुनना चाहिए जहां पर हम एक सेफ्टी जगह पे एक सभा कर सकें और वहां ये बता सकें कि जो कानूनों का जो अंग्रेजों का रोलेट एक्ट है वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक कानून है, अर्थात ये कहा जाए काला कानून है। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। गांधी जी इसको काला कानून कहे थे। क्यों काला कानून था भैया? क्योंकि बिना बताए आपको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो हमारे देश की जनता उस समय एक घटना और घटती है हमारे देश में। अमृतसर पंजाब में एक, मान लीजिए कि एक गांव है या कहा जाए कि एक शहर है, वहां जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग है।
जलियांवाला बाग में हमारे देश की जनता ये कहा कि यदि हम खुले स्थान पर कोई सभा करेंगे तो अंग्रेजों के सैनिक आएंगे, हमें उठा के जेल में कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ऐसी जगह हमें चुनना चाहिए जहां पर अंग्रेज देख ना पाए कि हमारी सभा हो रही है। तो चुना गया। सभा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि हमें लोगों को तैयार करना था कि रोलेट एक्ट का विरोध करे, क्योंकि यह काला कानून है। तो चुना गया स्थान जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, और अमृतसर इस समय कहाँ है? पंजाब में। तो जलियांवाला बाग का जो वो था, स्ट्रक्चर था, वो कुछ इस प्रकार का था। इस प्रकार का मतलब आने जाने का एक रास्ता है और आने का, यानी आने का भी वही रास्ता और जाने का भी वही रास्ता, और कुछ नहीं। अब हमारे देश की जनता जाती है जलियांवाला बाग में, और बीच में एक कुआं था। जो नेता थे वो कुएं में बैठ के और जनता को संबोधित कर रहे थे। चारों तरफ जनता बैठी थी, बीच में नेता लोग बैठे थे और संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि जो रोलेट एक्ट है 1919 में पारित हुआ है वह हम लोगों के लिए खतरनाक है या काला कानून है। इसी में से इसकी जानकारी लगती है जनरल डायर को। जनरल डायर अंग्रेजी सैनिकों का कमांडर था। इसको पता चलता है कि जलियांवाला बाग में हमारे देश के लोगों का संबोधन चल रहा है, लोग इकट्ठा हैं, तो ये बिना पूछे अपने सैनिकों को जलियांवाले बाग पर भेजता है। और एक ही रास्ता था, इससे अपने सैनिकों को वहां अंदर जाने देता है और बीच गेट पर तोप खड़ी कर देता है। अब कहीं से जाने आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इसकी चार दीवारी क्या थी? वो ऊंची थी, और बिना पूछे बेगुनाहों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता, बिना बताए बिना पूछे गोली चलाना शुरू कर देता है। और इस गोलियों से हमारे देश में ना जाने कितने माओं की गोदे सूनी हो गई थी, कितनी बहन बेटियों की मांगे सूनी हो गई थी। तो उस समय लगभग 2-4 हजार लोग ऐसे मर गए थे। कुछ लोग कुआं में गिरे, मतलब बचने के लिए कूदे कि हम शायद कुआं में कूद जाएं तो गोलियों की बौछार से तो बच जाएंगे, लेकिन कुछ लोग कूदते तो हो सकता है बच जाते, लेकिन भारी संख्या में कुआं में कूद गए, जिससे कि एक दूसरे के ऊपर कूदते गए और कुएं में गिरने से भी काफी लोगों की मृत्यु हो गई। अब एक यहां व्यक्ति इसमें बचता है, वो धैर्य से काम लिया, जिसका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह बचता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि जब गोली चलने लगी थी तो वो पहले लेट गया था और धैर्य से काम लिया। अंग्रेजों को लगा कि ये पूरी की पूरी जनता मर गई है, अब हम लोगों के यहां से जाना चाहिए। और ऊधम सिंह उसी दिन कसम खाया था कि मैं अब जनरल डायर को जब तक मारूंगा नहीं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। और अंत में ऊधम सिंह मारता है, आगे बताएंगे हम। ऊधम सिंह जनरल डायर को मारता है। इतना समझ में आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आए तो आप जलियांवाले बाग हत्याकांड को संक्षिप्त में वर्णन करेंगे कि 13 अप्रैल, पूरा डेट सही था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। किसके विरोध में यह काम चल रहा था?
ये जो सभाएं चल रही थी किसके विरोध में चल रही थी? रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में भारतीयों द्वारा एक सभा संबोधित बैठाई गई थी, जिसमें यह बताना था कि हम लोगों को रोलेट एक्ट का विरोध करना चाहिए, क्योंकि रोलेट एक्ट काला कानून है, इसमें बिना बेगुनाहों को सजा दी जाती है। और इससे हमारे सभा को देखकर जनरल डायर दुखी होता है और जनरल डायर हजारों सैकड़ों लोगों के ऊपर बिना बेगुनाहों के ऊपर गोली चलवा देता है। उसमें बचने वाला कौन था? ऊधम सिंह। दुख होता है और वह सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अर्थात गांधी जी ये कहते हैं कि अब हमें सत्य के रास्ते पर चलकर आजादी मिलने वाली नहीं है। क्यों आजादी नहीं मिलेगी? क्योंकि यदि हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो ये लोग हम लोगों का दमन शोषण करते रहेंगे। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। गांधी जी दूसरा आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया जाता है। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं कि अब हमें अंग्रेजों की किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं करना है, ना तो अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े पहनना है, ना तो अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कपड़े पहनना है, मतलब जो अंग्रेज कपड़े बनाते हैं हमें उनको नहीं पहनना है। पहला, अंग्रेजी सैनिक में हमें नहीं जो है शामिल होना है। अंग्रेजों के किसी भी विद्यालय में हमें पढ़ने नहीं जाना है। अंग्रेजों के किसी भी दफ्तर में हमें काम नहीं करना है। अर्थात हमें किसी प्रकार की अंग्रेजों की सहायता नहीं करना है, और इसी को कहा गया असहयोग आंदोलन। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो हम अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे हैं वो वास्तव में हम लोगों के सहायता से कर रहे हैं। यदि गांव में हमारे गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए और वो राज्य करने लगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति की मिलीभगत है। बिना हमारे गांव के मिलीभगत के वो राज्य हमारे गांव में नहीं कर सकता। इसी तरह गांधी जी कहे कि हमारे देश में जो अंग्रेज हैं वो बिना हमारे सहयोग के यहाँ शासन नहीं कर सकते। क्यों? हम सहयोग कैसे करते थे? हमारे लोग उनके बनाए हुए कपड़े पहनते थे, हमारे लोग उनकी बनाई हुई उनकी कंपनियों में काम करते थे, हमारे लोग उनके दफ्तरों में काम करते थे, हमारे लोग उनके घरों में काम करते थे। तो एक प्रकार से हम उनकी सहायता कर रहे थे, अर्थात उनका सहयोग कर रहे थे। तो हमें इनकी अब सहायता नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं करना। जब गांधी जी का ये घोषणा करते हैं गांधी जी कि हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना है, अर्थात अंग्रेजों की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करना, तो पूरे भारत में ये बात फैल जाती है। अब गांधी जी के कहे गए बातों पर हमारे देश की कई सारी जनता जो है अमल करना शुरू कर दी, और इसी बीच 1920 से लगभग 1922 के बीच असहयोग आंदोलन बराबर चलता रहा। 5 फरवरी 1922 को भारत में फिर एक घटना घटती है। 5 फरवरी
1922 को भारत में फिर एक घटना घटती है जिसको हम चौरी चौरा कांड कहते हैं। अर्थात 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना होती है। चौरी चौरा जो इस समय गोरखपुर जिला है, उत्तर प्रदेश में, वहीं पर चौरी चौरा पड़ता है। और चौरी चौरा इस समय एक स्टेशन भी है। यदि आप गोरखपुर जाएंगे इलाहाबाद से, प्रयागराज से, तो चौरी चौरा स्टेशन पड़ेगा गोरखपुर में। चौरी चौरा में क्या, चौरी चौरा कांड होता कैसे है? तो चौरी चौरा कांड में भारतीयों द्वारा उग्र होकर अंग्रेजों के थाने में आग लगा दी जाती है और बहुत से बेगुनाह पुलिस वाले जो है जलकर मर जाते हैं, मारे जाते हैं। तो गांधी जी इससे और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों मरे, क्यों सैनिक? क्योंकि गांधी जी कहे थे कि हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करना। उस समय भीड़ इकट्ठा होके थाने पर आक्रमण कर दी और थाने के पुलिस वालों की, अंग्रेजी पुलिस वालों की हमारे देश की कोई सहायता हमारे देश के लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गांधी जी कहे थे कि हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करना है, ना उनसे लेना है सहायता, ना उन्हें प्रदान करना है सहायता। चौरी चौरा कांड में भीड़ उग्र होती है और थाने में आग लगा के वहां के बेगुनाह पुलिस वालों को मार दिया जाता है। इससे दुखित होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यानी गांधी जी इस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि अब हमें अंग्रेजों से मिलजुल कर और अंग्रेजों की बातों को मानकर और अंग्रेज हमारी बात भेजना। तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसमें पहला आंदोलन वो नमक कानून तोड़ो। गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया नमक कानून, या नमक तोड़ो कानून, या नमक कानून तोड़ो। नमक कानून में क्या था? गांधी जी ये कह रहे थे कि हमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े का यूज नहीं करना है। हमें जो नमक अपने से बनाना है और कपड़े का भी बंदोबस्त अपने से करना है, अर्थात हमें अपने से बुने हुए कपड़े पहनना। तो गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों के प्रति नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू करते। इसके बाद गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं। गांधी जी दूसरा आंदोलन शुरू करते हैं, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? 1930 में। दांडी यात्रा क्या थी? दांडी यात्रा में गांधी जी जब कहे कि हमें नमक अंग्रेजों का बनाया नहीं खाना है, तो हमारे देश के लोगों की समस्या थी कि हम खाएं तो कैसा नमक खाएं। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम लोगों को अपने से बनाया हुआ नमक खाना है। तो गांधी जी ने इसके लिए दांडी मार्च शुरू किया
अहमदाबाद से शुरू किए। अहमदाबाद से गांधी जी शुरू करते हैं और गुजरात के दांडी, जो गुजरात का समुद्री तटी जगह है दांडी, वहां तक शुरू करते हैं। और इनके साथ, गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने शुरू किया। 78 लोगों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। अहमदाबाद से दांडी तक लगभग 210 किलोमीटर की दूरी तय किए और उसमें ये बीच बीच में रुककर लोगों को संबोधित करते थे और बताते थे कि हमें अंग्रेजों के बनाए हुए ना तो कपड़ा पहनना है, ना तो अंग्रेजों के बनाए हुए नमक को खाना है। क्योंकि इंडिया में, भारत में एक प्रचलन है कि सब तो करेंगे लेकिन जिसका नमक खाएंगे उसकी नमक हरामी नहीं करेंगे। और यदि हमारे देश के लोग अंग्रेजों का नमक खाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी सहायता जरूर करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों, भाई जिसका नमक खाएंगे उसकी नमक हरामी हमें करना नहीं है। क्योंकि भारत वाले बहुत कहा जाए कि बहुत लचीले स्वभाव के होते हैं। इनसे कोई भी चीज मांगो, विदेशी आते थे मांगते थे तो एक बार नहीं दूसरी बार जरूर कहते थे हाँ भैया आ जाओ। कंपनियां लगाना होता था विदेशों से यहाँ, तो एक दो बार राजा कहते थे नहीं हमें नहीं लगाना है, लेकिन दूसरे तीसरे बार कह देते थे। जब कंपनियों के मालिक थोड़ा सा लालच दे देते थे तो लालच के तहत यहाँ के लोग कहते थे हाँ ठीक है। तो हमें नमक इनका यदि हम खाएंगे तो नमक हरामी नहीं करेंगे, इसलिए हमें नमक इनका नहीं खाना है और हमें अपने से बनाया नमक खाना है। तो गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू करते हैं और अहमदाबाद से दांडी तक जाते हैं। लगभग कितने किलोमीटर? 210 किलोमीटर। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करते हैं। दांडी यात्रा अंत में दांडी तक पहुंचती है और गांधी जी के द्वारा वहां समुद्र के तट के किनारे नमक बनाया जाता है। और यहीं बीच में एक घटना और घटती है। घटना क्या, उसको कहा जाता है कि वो एक तरह से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में संबंध स्थापित करने की बात हुई, जिसको गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन, प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में होता है।